जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम 2024 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो आज की इस वीडियो में आपको पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं पूरा ये मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा एनालिसिस करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको सेलेक्ट किया गया है। 10-12 घंटे लगे हुए हैं इनको सेलेक्ट करने में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 20 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आज की इस वीडियो से अगर यूपी बोर्ड में आपका 20 अंक का ये पूछा जाता है तो आज की इस वीडियो से आपका 20 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10th, यहाँ पर 2024 बोर्ड परीक्षा 10th और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि पूरे किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को सेलेक्ट करके लाया गया। और यह वीडियो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कर है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी जिसको फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, यानी कि किस वर्ष वो शुरू हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है 1788 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, तीसरा है 1700, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 88। ये दो बार एक ही चीजें रिपीट कर दिया गया है तो इसको मतलब कि थोड़ा समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ये 1700, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 77 मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए क्योंकि ये 2 बार रिपीट कर दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला करे कि 1787 ईस्वी में, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न करें कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, यानी कि नेशनलिज्म का प्रारंभ जो हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, वो किस देश से हुआ था आपको बताना है। जर्मनी से हुआ, या फिर इटली से हुआ, या फ्रांस से, या फिर इंग्लैंड से। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था, फ्रेंच यानी कि फ्रांस से हुआ था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था तो उसमें किसकी भूमिका ज्यादा थी, ऑटोमन बिस्मार्क की थी, या फिर विलियम प्रथम की थी, या फिर हिटलर की थी, या फिर जोसेफ मैज़िनी की थी। तो यहाँ पर जर्मनी के जो एकीकरण है उस समय मेन जो उसका एकीकरण में भूमिका थी ऑटोमन बिस्मार्क की थी, और इसी को ऑटोमन बिस्मार्क को ही जर्मनी का यहाँ पर सम्राट भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना, जब एकीकरण किया। तो यहाँ पर किसकी ज्यादा भूमिका थी, ऑटोमन बिस्मार्क की, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी पराजय आपको बताना है कब हुई थी। इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था कौशिका में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से हटकर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कभी शायद हो सके पूछ दे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी कब हुई थी आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो जो नेपोलियन की पराजय हुई थी आपका किस ईस्वी में हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़िए अच्छे से कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड आपने नाम सुना होगा, जो गोरखपुर में हुआ था, जिसमें थाने को फूंक दिया गया था और 22 पुलिसकर्मी वहां पर जल गए थे उसी में, ठीक है ना। तो वो कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था इस पर बहुत सारे जितने भी गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस पर बहुत शोक जताए थे और सभी लोग जितने भी अपनी अपनी मतलब वो है उपाधियां है उसको वापस भी कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौरी चौरा कांड, और हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हर एक साल पूछता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था और 22 यहाँ पर है, तो 22 पुलिसकर्मी भी यहाँ पर उसमें जल गए थे, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और गोरखपुर में हुआ था। यहाँ पर अगला करें कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। बहुत अच्छी पुस्तक है, जाकर इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन ये मिल जाएगी। और यहाँ पर अगला करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक यहाँ पर चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 1914 से 1918 ईस्वी तक। कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद अगला प्रश्न कर है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था।
और महामंदी का जो हुआ था, ये महामंदी पूरे विश्व में इसका प्रभाव था। और यहाँ पर और जो गेहूं के और यहाँ पर जो चावल के थे आयात निर्यात घटकर आधे हो गए थे, ठीक है ना, यहाँ पर महामंदी के कारण। और यहाँ पर सरकार भी जो थी उस समय लगान वसूली करने से मना कर दी थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। महामंदी जब शुरू हुआ था यहाँ पर 1928 से यहाँ पर 1929 तक, ये 1934 तक चला था, ठीक है ना। तो असली यहाँ पर 1929 आपके किताब में, इसीलिए हमने यहाँ पर 1929 को टिक किया, लेकिन चला था कब से कब तक, 1928 से 1900 यहाँ पर 34 तक, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बहुत ज़्यादा आसान है, जनरल नॉलेज में भी यहाँ पर हर एक बार पूछा जाता है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। बहुत आसान, अधिक सिंचाई है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, यानी कि किसी ऐसा संसाधन जो किसी एक पर्सनल व्यक्ति का ना हो। मतलब कहने का मतलब कि जैसे आपका घर है तो वो मतलब आपका पर्सनल है, आपका कोई खेत है तो वो आपका पर्सनल है, लेकिन ऐसा संसाधन बताना है जो आपका पर्सनल ना हो, जिस पर सभी लोगों का हक हो, तो वो संसाधन या फिर सरकार का हक हो कहिए तो, ठीक है ना। तो वो व्यक्तिगत संसाधन के मतलब कि अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है खनिज संसाधन, ये व्यक्तिगत संसाधन, ये बागान भी व्यक्तिगत हो सकता है, चारागाह भी व्यक्तिगत हो सकता है, भूमि भी जिसके नाम पर होगी वही उसका मालिक होगा तो वही व्यक्तिगत हो सकता है, ठीक है ना। तो खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। यहाँ पर अगला करें, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो वो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आरंभ किया गया था। कब, 1973 में। यहाँ पर अगला करें, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। चलिए फटाक से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बांधों को डैश भी कहा जाता है, बांधों को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब कि ऐसी परियोजना जिससे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। जैसे समझिएगा, बांध बनाकर क्या किया जाता है, बांध बनाकर एक तो बाढ़ से नियंत्रण पाया जाता है, बाढ़ को रोक दिया जाता है, और जो वो पानी वहाँ पर एकत्र होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े डैम लगाकर बिजली भी उत्पन्न कर दी जाती है, और वो बिजली उत्पन्न हो गई, यहाँ पर पानी का भी नियंत्रण हो गया। प्लस में क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है कि वहाँ पर मछली मतलब छोड़कर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे देती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी लोग वहाँ से सिंचाई के लिए भी व्यवस्था वहाँ पर लगा दी जाती है, बड़े बड़े मशीनें लगा दी जाती है कि जितने भी आसपास के गाँव हैं वहाँ पर पानी की सिंचाई अच्छे से हो सके। तो बहुत सारे उद्देश्यों की वहाँ पर पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आने जाने की सुविधा भी वहां से प्रोवाइड की जाती है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसको कहा जाता है, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल बहुत जरा आसान है, जूट, जिसको भोजपुरी में पटुआ बोलते हैं, रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला कह रहा है, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में अपनाई जाती है। कर्तन यानी कि काट कर, दहन यानी कि जला देने वाला, यानी कि जिसको काट कर फिर जला दिया जाए उसको, यानी कि इसको एक और भाषा में किसका, इसका ये झूम कृषि बोलते हैं इसको। कर्तन दहन कृषि को झूम कृषि भी बोलते हैं, यानी कि काट कर फिर जला देते हैं, फिर दूसरे जगह पर जाकर खेती किया जाता है। तो कर्तन दहन कृषि जो पाई जाती है मिजोरम में पाई जाती है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट करता है। इसके बाद अगला करें, इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी की फसल कौन सी है, काला चना रबी की फसल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अगला करें, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई साहब, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, पेट्रोलियम के लिए। यहाँ पर अगला करें, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है जिसको पूरा निवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो कोयला है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। उसके बाद करें, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क से कोरबा और क से कोयला, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पर अगला करें, निम्न में से कौन सा दो देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो आप बताइए ना, दो देशों के बीच जो व्यापार होगा उसको क्या बोलते हैं। दो देशों के बीच क्रिकेट होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, इंटरनेशनल प्लेइंग क्रिकेट बोलते हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार दो देशों के बीच जो व्यापार होगा, यानी कि दो देशों के बीच में जो बिजनेस किया जाता है उसको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद अगला कह रहा है, किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, कॉफी का, उर्वरक का, तंबाकू या फिर चाय का। तो निर्यातक यानी कि भेजने वाला, ठीक है ना। तो निर्यातक यहाँ पर उर्वरक का भारत नहीं है। कौन है, उर्वरक यानी कि खाद जो होते हैं उसका निर्यातक भारत नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, सिंहली वर्ग। श्रीलंका
श्री सिंहली। यहाँ पर रिलेशन भी देखिए, श्री और सिंहली में कितना रिलेशन है। तो सिंहली वर्ग की संख्या जनसंख्या अधिक है और इन लोगों की भी सरकार भी बनती है। जहाँ जिसकी जनसंख्या अधिक रहेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। तो सिंहली वर्गों की ज़्यादातर सरकारें वहाँ पर बनती है श्रीलंका में। यहाँ पर अगला करें भारत की राष्ट्रभाषा है। आप कमेंट में बताइए अभी या फिर वीडियो को रोक कर बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, बताइए। तो मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर किए होंगे हिंदी को टिक किए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा संविधान के मतलब देखा जाए संविधान के अंदर तो किसी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, कोई भी अभी राष्ट्रभाषा नहीं दी गई है। भले ही हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो या फिर जितने भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषाओं को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। राजभाषा करने का मतलब कि जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं उस भाषा के अंतर्गत रखा गया, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा का किसी को भी अभी दर्जा नहीं दिया गया, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, ठीक है ना। याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन के लिए पूछ दिया जाता है। उसके बाद अगला करें भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। 1992 याद रखिए कब, 1992। यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है, विदेशी मामले नहीं है। कौन सा, विदेशी मामले। उसके बाद अगला करें काले दस्ताने व बंदी मुठिया किसका प्रतीक है। काले दस्ताने व बंदी मुठिया यहाँ पर किसका प्रतीक है, अश्वेत शक्ति का। और कहाँ का, यूएसए का है। यूएसए में यहाँ पर काले दस्ताने और बंदी मुठिया अश्वेत शक्ति होती है, तो वहाँ पर ये प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद अगला करें नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। सरदार सरोवर डैम यानी कि सरदार सरोवर बांध से मतलब कि संबंधित है। उसके बाद अगला करें मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो हर एक साल यहाँ पर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला करें कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सबसे अधिक कौन से राज्य में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की आमदनी जो है वो सबसे अधिक, हर एक राज्य से अधिक किस राज्य के है, तो हरियाणा राज्य की। और सबसे कम में बात की जाए तो यहाँ पर आपका बिहार आ जाता है। सबसे कम यहाँ पर कह दे तो बिहार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। हरियाणा की अभी सबसे अधिक है। यहाँ पर अगला करें मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अभी बेहतर है। तो म्यांमार की स्थिति बहुत बेहतर है। यहाँ पर अगला करें कौन सा विकसित देश है। विकसित देश कौन सा है, फ्रांस आपका विकसित देश। विकसित देश यानी कि ऐसा देश जो पूरा का पूरा अभी तक डेवलप हो चुके हैं। और इसी में पूछता है विकासशील देश। विकासशील देश यानी कि जो प्रगति पर है, विकास कर रहे हैं, तो भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार में विभाजित किया जाता है। किसको किया जाता है, उद्यमों के स्वामित्व को किया जाता है। यहाँ पर अगला करें एक वस्तु का अधिकता प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहलाता है। जब भी प्राकृतिक प्रक्रिया है तो प्राथमिक क्षेत्र तक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जीडीपी से क्या तात्पर्य है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है, जीडीपी से तात्पर्य है कि सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। और भारतीय कृषि का जीडीपी में महत्व बताता है तो 26% है, लगा दीजिएगा जब भी पूछेगा तो, ठीक है ना। यहाँ पर अगला करें मनरेगा कब चलाया गया था। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि एक्ट, जिसको मनरेगा ही मतलब शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा। तो उस कब चलाया गया उसको, तो आपको बताना है। तो 2005 में आपका चलाया गया था। कब चलाया गया था, 2005 में। इसमें केंद्र सरकार क्या कहती है कि भारत के 625 जो जिले हैं उसमें जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का कार्य करती है सरकार, ठीक है ना। ये शायद साल में 2 बार ये आता है मनरेगा, ठीक है ना। तो रोजगार देने का कार्य करती है। यहाँ पर अगला करें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। यहाँ पर अगला करें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। ये सारे क्वेश्चन मुझको भी याद है और आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला करें कि भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया इंडिया में, तो 1986 में पारित किया गया। और ये क्यों पारित किया गया था, तो जो उपभोक्ताओं के साथ शोषण होते थे, जैसे माप तौल में यहाँ पर घटिया सामान देकर, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार है ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू की। इसके अंतर्गत जो भी आपकी समस्या है, कंज्यूमर की जो भी समस्या है, वो जाकर वहाँ पर कोर्ट में, वहाँ पर जाकर वो बताएगा कि ये समस्या है, इस कारण समस्या है, इस लोग से समस्या है, ये हमसे ठगी किए हैं या फिर जो भी किए हैं, तो वो सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेती है। जैसे यहाँ पर फेयर लवली का जो यहाँ पर फेयर लवली का प्रचार आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो एक व्यक्ति क्या करता है कि उसको 32 ईयर्स यानी कि कितना 32 साल उसको लगाता है
बट उसमें कहा गया था फेयर एंड लवली, यानी कि उसका नाम जैसे था फेयर एंड लवली, यानी कि वो बताते हैं कि ये जो लगाएगा उसमें जो व्यक्ति लगाएगा वो गोरा हो जाएगा। तो वो व्यक्ति काला था और वो मतलब लगाया 32 ईयर्स तक लगाया। अब लेकिन परिणाम हुआ क्या कि वो सेम उसी प्रकार वो रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये मतलब कि क्या कहता है कि चेहरे का जो गड्ढा होता है, चेहरे पर बहुत सारे छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं, तो बस ये जो पाउडर वगैरह और क्रीम होते हैं, वो गड्ढों को भर देते हैं, इस कारण चेहरा स्मूथ लगता है और स्मूथ लगेगा तो आप जानते ही हैं कि वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो इस कारण मतलब कि वो लगता है कि हाँ, सुंदर टाइप का, ठीक है ना? लेकिन वो व्यक्ति गोरा नहीं हुआ। अब तो ये चला गया भाई कंज्यूमर कोर्ट में। अब चला गया तो यहाँ पर इनके फेयर लवली के ऊपर ये केस दर्ज किया, तो शायद से 25 लाख रुपए फेयर लवली वालों को इसको देना पड़ा। ये जो व्यक्ति हैं, अब पता नहीं इसका नाम तो नहीं जानते हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ये सही बात है 100%। तो यही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर वहाँ पर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।